Hello everyone, how are you all doing? So in this video we will see chapter number 8 banks and the magic of finance. तो ये है chapter 8 आपकी जो क्लास 7th मैथ की सोशल साइंस की सेकेंड पार्ट बुक है उसका ये चैप्टर है। ऑलरेडी हम 6 तक चैप्टर देख चुके हैं, एक चैप्टर शायद बीच में रह गया, वो मैं जल्दी कवर कर दूंगी। इसमें हम बैंक्स और फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकर इज नॉट ओनली अ मिडिल मैन। बैंकर जो होता है, जो बैंक चला रहा है या बैंक जो ऑपरेट करते हैं, वो सिर्फ एक मिडिल मैन नहीं होते हैं। मिडिल मैन मतलब बीच के आदमी नहीं है कि कस्टमर के और बैंक जो संस्था है उसके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहे हैं ना, बल्कि ही इज द प्रोड्यूसर ऑफ अ वाइटल सर्विसेज। बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करते हैं और एनेबलिंग एंटरप्रेन्योर्स टू ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू रियलिटी थ्रू क्रेडिट। मतलब तो यहाँ पे इकोनॉमिस्ट है एक जोसेफ, उनके द्वारा ये कोट कहा गया है। इसका मतलब इनका कहना है कि बैंकर सिर्फ पैसा देने लेने के बीच का आदमी नहीं है, मतलब मिडिल मैन की तरह नहीं होता, बल्कि वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सेवा देता है। बैंकर क्या करता है, लोगों को जो भी काम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो कोई काम या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको क्रेडिट देता है। क्रेडिट यानी पैसा प्रोवाइड करता है। फिर इस लोन की मदद से जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने नए आइडिया को सच में बदल पाते हैं, रियलिटी में शेप दे पाते हैं ना, उनके जो भी आइडियाज हैं। किसी ने बिजनेस के बारे में सोचा, अगर पैसा ही नहीं हो तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे किसी के पास बिजनेस का आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, तो बैंक लोन देता है और उस आइडिया से फैक्ट्री, शॉप या काम शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि बैंकर जो है सिर्फ एक मिडिल मैन का काम नहीं करता है, सिर्फ पैसा इधर से उधर करने का काम नहीं करता है, बल्कि लोगों के सपनों को पूरा करने में भी मदद करता है। ओके, तो इस चैप्टर में कौन कौन से बिग क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। बिग क्वेश्चंस मतलब यहाँ हमें सॉल्व नहीं करने हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चंस हम इस 3 क्वेश्चंस के थ्रू इस पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। जैसे पहले समझेंगे व्हाट इज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन वी विल लर्न अबाउट व्हाट डज इट कंप्राइज। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये किन चीजों से मिलकर बना है, देन मेन फंक्शन क्या है और परफॉर्म्ड बाय बैंक्स, जो बैंक्स के द्वारा फंक्शंस जो भी परफॉर्म किए जाते हैं वो मेन उसमें क्या है, एंड हाउ डू दे इम्पैक्ट पीपल्स लाइफ, और लोगों के जीवन को ये जो बैंक के फंक्शन है कैसे इम्पैक्ट करते हैं। देन हाउ डज फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू अ नेशंस प्रोग्रेस। अगर फाइनेंस मतलब क्या होता है, पैसे से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमी। तो फाइनेंस अगर अच्छी है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स वगैरह या कोई भी ऐसी सुविधा जो काम को आसान करती हो, तो ये अगर अच्छी है तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करती है किसी भी देश की प्रोग्रेस में, वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें हम जानने वाले हैं। 8.1 यहाँ इमेज दी गई है, इसमें आप देख सकते हो आजकल की जो डिजिटल चीजें हैं वो दिखाई गई हैं आपको, जैसे यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स वगैरह कर रहे हो, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। फोन के थ्रू पेमेंट्स कर रहे हो, राइट। और पूरी तरीके से ग्लोबली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो गई हैं ना। फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है। चलिए चैप्टर को रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ इंट्रोडक्शन दिया गया है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड अबाउट द इंडियाज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से होते हैं, रोड, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, विच सपोर्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्रिवन बाय मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन। सो टेलीकम्युनिकेशन मतलब ये जो फोन नेटवर्क्स वगैरह है ना, ये सब की बात हो रही है। तो ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिस चीज से, जिस काम से पैसा आ रहा है हमारे देश में। जैसे अगर किसानों ने खेत में सब्जियां उगाई, अगर ये रोड्स नहीं होंगे तो इन सब्जियों को लेकर शहरों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। शहरों में जो पॉपुलेशन है उनको सब्जी या कोई भी चीज, मैं एक बात कह रही हूँ, अनाज वगैरह कैसे उपलब्ध होगा। तो ये जो रोड्स हैं, रेलवेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से चल पाए, है ना, एंड ड्रिवन बाय मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शन। नाउ डू यू रिकॉल द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम शॉपकीपर्स टू वर्कर्स एज सैलरीज। अब जैसे हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, पिछले चैप्टर की बात हो रही है कि शॉपकीपर जो दुकानदार है वो उनके यहाँ जो काम करते हैं वर्कर, उनको सैलरी प्रोवाइड करता है। फिर ये जो दुकानदार है जिसको सैलरी मिली वो क्या करता है, इस पैसे को फिर से स्पेंड करता है एसेंशियल आइटम लेने पे, मतलब जो चीजें उसको जरूरी है। ये टेक्स्ट बुक 1 में हमने पढ़ा था, है ना, फ्रॉम बार्टर टू मनी वाले चैप्टर में। फिर वो उन्हीं पैसों से अपनी एसेंशियल यानी जरूरत का सामान लेता है, राइट। नाउ हाउ डू दीज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी यानी मनी से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू मनी। फाइनेंस यानी मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, ठीक है। ये कुछ टर्म्स आएंगे। इकोनॉमिक यानी पैसे से रिलेटेड, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमिक। सो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन पीपल। अब देखो दुकानदार ने सैलरी दी,
इस आदमी ने क्या किया, फिर उसी दुकानदार से दुकान से सामान ले लिया। तो ये जो मनी के एक्सचेंज हो रहे हैं, या किसी दुकान पे गया उसने कुछ सामान लिया, मॉनेटरी जो ये एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैसे होते हैं लोगों के बीच में। एंड ऑल्सो हाउ इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ वास्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडेड। ये जो डेवलपमेंट होते हैं और मेंटेनेंस होता है, इतना फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फिजिकल यानी जो रोड बनाए जा रहे हैं, रेलवे बनाए जा रहे हैं, इसको जो फंड चाहिए, तो ये कैसे होते हैं, इसको डेवलप कैसे किया जाता है, इतना पैसा कहां से आता है, मेंटेन कैसे किया जाता है। सो दिस इज मेड पॉसिबल बाय फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से वर्क करने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है, उसी का नाम या उसी टॉपिक को आगे हम देखने वाले हैं, जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ये दिया हुआ। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, ये सब है। इन सबको मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो जरूरत होती है फंड की, वो कहां से पॉसिबल होता है, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक नेटवर्क है बैंक्स का, पेमेंट सिस्टम का, स्टॉक मार्केट्स का और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, दैट हेल्प पीपल, बिजनेस एंड गवर्नमेंट फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड मैनेज मनी। तो ये जो नेटवर्क है किन किन ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो बैंक हो, बैंक क्या होते हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कलेक्ट करते हैं मनी, पैसा कलेक्ट करते हैं लोगों से इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, मतलब बैंक में हम डिपॉजिट कराते हैं, और इसी पैसे को जो बैंक में हम जाकर डिपॉजिट कराते हैं, थोड़े समय अगर बैंक में रखते हैं तो हमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक अपनी जेब से थोड़ी ब्याज देती है, बैंक क्या करती है, जो पैसा हमने बैंक में जमा किया, फिर जो लोग लोन लेने जाते हैं, तो बैंक वही रखे हुए पैसे को लोन में दे देती है। ठीक है, हमारे पैसे को बैंक किसी को लोन में दे देगी जिसको जरूरत है। अब वो लोन फ्री में तो बैंक देगी नहीं, बैंक क्या करेगी, इस लोन के बदले में ब्याज लेगी, इंटरेस्ट लेगी इस व्यक्ति से, तो इसका कुछ परसेंट बैंक रख लेगी और फिर जिसको देना है ब्याज उसको भी देगी। तो यही बैंक का काम होता है ना। सो फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एंड लैंड्स मनी, यही हमसे कलेक्ट करती है और फिर लैंड करती है, लैंड करना मतलब देती है मनी टू पीपल और बोरोवर्स एज लोन्स, लोन्स की तरह वही पैसा देती है। तो बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और उसी पैसे को एज अ लोन या बोरोवर्स को पैसे फंड करती है। ओके, नाउ यहां पर दिया गया है कि बैंक ऐसा नेटवर्क है या पेमेंट सिस्टम या स्टॉक मार्केट या कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों की, बिजनेस की या सरकार की मदद करे, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करे और मैनेज मनी करने का, मनी को मैनेज करने का काम करे, उसी को कहा जाता है फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट देम, इनके बारे में हम और जान लेते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ देखो एक इमेज दिया गया है बैंक का, आप देख सकते हो भारतीय बैंक है ये। इस तरीके का कुछ माहौल आपको बैंक में देखने को मिलेगा। नाउ दिस पिक्चर इज फ्रॉम अ बैंक, व्हाट डू यू थिंक द पीपल आर डूइंग। इस पिक्चर में लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है देख के। सो कुछ पैसे, कुछ लोग यहाँ पे देखो पैसा जमा कर रहे हैं। सो इसमें आप लिख सकते हो कि मनी डिपॉजिट या डिपॉजिटिंग मनी। ठीक है, पहले का आंसर मैं बता रही हूं कि क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो मनी डिपॉजिट कर रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं, ये भी हो सकता है। विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करना यानी पैसे निकालना, विड्रॉ कैश। या फिर फॉर्म फिल कर रहे हैं कुछ लोग, यहां पर देखो ये लोग हैं, ये लोग हैं, तो फॉर्म फिल कर रहे हैं। या फिर तो इस तरीके से मैं आंसर आगे दिखा दूंगी, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आस्क योर फैमिली मेंबर्स इफ दे हैव विजिटेड अ बैंक एंड लर्न मोर अबाउट द एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आप समझिए क्या क्या काम कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो लेडी है ये बैंक स्टाफ से हेल्प ले रही है, तो इस तरीके की एक्टिविटीज हमें दिख रही है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपने फैमिली मेंबर से बात करिए कि इफ दे हैव विजिटेड अ बैंक, कि कभी वो बैंक गए हैं क्या और वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है वो बतानी है ना। तो इसके आंसर जो है वो आप खुद से लिखेंगे। मैं आपको एक सैंपल दिखा देती हूँ किस तरीके से आंसर लिखना है, ताकि आप लोग आसानी से लिख सके। ओके, are depositing money, withdrawing cash, filling forms, opening bank accounts and asking bank staff for help. Now second है ask your family member if they have visited. So family members visited bank to deposit or withdraw money. Withdraw मतलब होता है निकालना पैसे बैंक से, अपडेट, पासबुक को अपडेट कराने के लिए या बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए, लोन के लिए या पेमेंट करने के लिए जो घर के लोग हैं वो बैंक जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ हमें इमेजेस के थ्रू समझाया गया है, तो लेट अस जस्ट रीड। नवदीप ने 3,000 रुपए अपनी सैलरी से हर मंथ बचाए, सेव किए। सेविंग ऑल दैट मनी इन हिज कबर्ड माइट नॉट बी सेफ। तो अलमारी में अगर हम पैसे रखते हैं तो हो सकता है ये सेफ ना हो, चोरी हो जाए, राइट। सो ही डिसाइडेड टू डिपोजिट द मनी इन बैंक। तो उसने क्या डिसाइड किया कि बैंक जाते हैं, पैसे को डिपोजिट कर देते हैं। तो ये नवदीप ने अपने पैसों को क्या किया, बैंक में जाके डिपोजिट करी। नाउ रीमा का है, रीमा रन्स अ बिजनेस मेकिंग बैम्बू प्रोडक्ट। अब रीमा जो है बांस की लकड़ियों से ऐसे प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसे पैसा चाहिए, शी नीड्स सम मनी फॉर अ फ्यू बिजनेस ऑपरेशन, उसे पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, तो वो क्या करेगी, when friends and family couldn't help as much as required, तो पहले तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से मांगेगी हेल्प, अगर वो लोग हेल्प नहीं कर रहे तो शी डिसाइडेड टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड रीपे इट लेटर, तो बैंक जाएगी वहां पर लोन की बात करेगी कि बाद में पे कर दूंगी, मुझे दे दीजिए। तो नवदीप जो जिसने ये जो हमने ऊपर देखा था, नवदीप ने जो पैसे जमा किए बैंक में, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, है ना, तो वो बैंक क्या करेगी, नवदीप डिपोजिट से सरप्लस मनी, सरप्लस मतलब ज्यादा, ठीक है, तो नवदीप के पास जो ज्यादा पैसे थे उसने बैंक के पास जमा किए, बैंक ने उन्हीं पैसों से प्रोवाइड किया रीमा को लोन। ये एक एग्जांपल, ऐसे बहुत लोग पैसे जमा करते हैं, बहुत लोग लोन लेते हैं, तो बैंक प्रोवाइड्स रीमा विद द रिमेनिंग अमाउंट शी नीड्स फॉर हर बिजनेस एज लोन, तो कुछ पैसा तो उसको फ्रेंड्स ने दे दिया था, कुछ जो एक्स्ट्रा चाहिए था वो रीमा जो है बैंक से एज अ लोन ले लेती है, ठीक है, सो रीमा टेक्स अ लोन, तो यही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था। नाउ आगे देखते हैं, थिंक अबाउट इट, दो क्वेश्चन है, व्हाई डज नवदीप think that saving at the bank is better than keeping cash at home, नवदीप को क्यों लगता है कि बैंक में पैसा रखना, सेव करना ज्यादा अच्छा है घर पे रखने की बजाय, और कैन नवदीप एंड रीमा lend to each other directly without the bank, what could happen in that case, discuss, क्या नवदीप और रीमा एक दूसरे को बिना बैंक जाए, जैसे नवदीप के पास ज्यादा पैसे थे तो वो रीमा को दे सकता था या रीमा उससे लोन ले सकती थी, क्या डायरेक्टली ऐसा हो सकता था, अगर ऐसा होता तो फिर क्या चीजें होती वो डिस्कस करना है आपको, ठीक है, तो इन दोनों के आंसर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ आंसर्स देख सकते हैं कि नवदीप ने क्यों सोचा कि बैंक में पैसे रखना ज्यादा अच्छा है कैश घर पे रखने की बजाय, बिकॉज मनी कैप्ड इन अ बैंक इज सेफ, बैंक में पैसा सेफ रहता है, ऑन्स इंटरेस्ट ब्याज मिलता है, एंड विड्रॉ भी कर सकते हैं जब जरूरत है, तो विड्रॉ करना बैंक से हम ला भी सकते हैं, अगर हम कैश अगर घर में रखते हैं तो वो लॉस्ट हो सकता है, गुम हो सकते हैं या चोरी हो सकती है। नवदीप और रीमा क्या एक दूसरे को दे सकते थे डायरेक्टली, सो यस दे कैन लैंड डायरेक्टली, बट इट मे बी अनसेफ, ये अनसेफ हो सकता है क्योंकि कोई रिकॉर्ड नहीं है, कल को रीमा बोलते तुमने मुझे पैसे दिए ही नहीं थे, है ना, या जो नवदीप है वही कह दे मैंने ज्यादा पैसे दिए थे, तुम तो कम बता रही हो, झूठ बोल रही हो, सो देयर वुड बी नो प्रॉपर रिकॉर्ड, यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, नो लीगल प्रोटेक्शन एंड अ रिस्क ऑफ डिस्प्यूट और लॉस ऑफ मनी, डिस्प्यूट यानी झगड़े का रिस्क रहेगा, जो है मनी जो है लॉस होने के चांसेस रहेंगे। ओके, नाउ आगे देख लेते हैं, देखते हैं व्हाट आर बैंक्स एंड व्हाट डू दे डू, बैंक्स क्या होते हैं और बैंक्स क्या करते हैं, तो बैंक हेल्प मेक मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी यानी मनी से रिलेटेड, बैंक हेल्प करती है मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करने में, उनको इजी बनाती है बाय ऑफरिंग सर्विसेज सच एज सेविंग, विड्रॉइंग एंड बोरोइंग मनी, तो कैसे ये आसान बनाती है कि पैसे हम ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, क्योंकि बैंक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कैसी सर्विस, सेविंग की कि हमारे पास अगर ज्यादा पैसा है तो हम जाके सेव कर सके, विड्रॉ करने की, ऐसा नहीं कि सेव कर दिया, अगर हम किसी को कर्ज देते हैं, किसी को देते हैं पैसे ऐसे उधार, तो हमें पता नहीं है कि हमें जब जरूरत होंगे तो व्यक्ति रिटर्न करेगा कि नहीं, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है, बैंक में अगर आपने सेविंग की है तो जब आपको जरूरत है आप जाके पैसे वहां से निकाल सकते हैं, बोरोइंग मनी, कभी हमें लोन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है तो हम वहां से बोरो भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो है बैंक बहुत आसान कर देती है। दीज सर्विसेज आर यूज्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ पीपल इंक्लूडिंग फार्मर्स, शॉपकीपर्स, नर्सेज एंड ऑल्सो बिजनेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस, ये जो सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करती है इस सर्विसेज को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, वाइड रेंज मतलब बहुत सारे लोग, चाहे वो नॉर्मल पीपल हों, किसान हों, शॉपकीपर्स हों, नर्सेज हों, बिजनेस हो कोई भी, या इंस्टीट्यूशन, है ना, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ही लोन लेता है, कोई बिजनेस है तो बिजनेस के नाम पे भी लोन मिलता है, कोई इंस्टीट्यूशन है तो उन्हें भी लोन मिलता है या वो भी डिपोजिट्स करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है टू यूज द सर्विसेज ऑफ अ बैंक, अगर बैंक की सर्विसेज को आपको यूज करना है, वन फर्स्ट नीड टू ओपन अ बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले इन सर्विसेज को, जिन सर्विसेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन सर्विसेज को आपको यूज करना है तो सबसे पहले बैंक में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, द पर्सन और बिजनेस इज देन कॉल्ड अ बैंक अकाउंट होल्डर, तो आपका जैसे ही बैंक अकाउंट होगा जिस बैंक में, तो आप उस बैंक के क्या होंगे, बैंक अकाउंट होल्डर कहलाएंगे, एंड बैंक ऑफर्स देम सेवरल सर्विसेज, और इसीलिए फिर बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज देंगी। लेट अस लर्न अबाउट दीज सर्विसेज, तो इन्हीं सर्विसेज को अब आगे डिटेल में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे होल्ड डिपोजिट, बैंक जो है डिपोजिट होल्ड करती है, रखती है अपने पास, डिपोजिट मतलब मनी प्लेस्ड इन अ बैंक अकाउंट, जो हमारे अकाउंट में हम पैसा प्लेस करते हैं, रखते हैं, जो विड्रॉ कर सकते हैं, दैट कैन बी विड्रॉन एज पर द टर्म्स ऑफ द बैंक एंड ऑफन अर्न्स इंटरेस्ट, जैसे बैंक्स के कुछ नियम कानून होते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक दिन बाद गए और आपको ब्याज दे देगी बैंक, या जो भी है, जो भी बैंक के टर्म्स और कंडीशन है उस हिसाब से आप विड्रॉ कर सकते हैं, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी, ऑफन मतलब कभी कभी आपको ब्याज भी उस पर मिल जाता है अगर आप ज्यादा समय तक रखते हैं या ज्यादा अमाउंट रखते हैं, वो डिपेंड करता है हर बैंक टू बैंक। ओके, नाउ अ बैंक एक्सेप्ट्स एंड होल्ड मनी, बैंक पैसे आपके एक्सेप्ट करती है, होल्ड रखती है अपने पास मनी
मनी को, जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं, दैट पीपल पुट इनटू द बैंक। ये आगे देखेंगे। बैंक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट। बैंक में कितने तरीके के अकाउंट आप खुलवा सकते हैं? तो सबसे पहले है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट मतलब ये अकाउंट जो होता है इंडिविजुअल्स के लिए होता है, मतलब एक व्यक्ति के लिए। इंडिविजुअल मतलब हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है, जो सेव करते हैं रेगुलरली, अर्न करते हैं ब्याज उसके ऊपर, और ऑन सच सेविंग, जो पैसा सेव करने का उसमें उन्हें ब्याज मिलता है। इट ओपन्स विद अ मिनिमम डिपॉजिट एंड अलाउ मनी टू बी एडेड और विथड्रॉन। इसमें एक मिनिमम डिपॉजिट आपको रखना होता है, मेंटेन करना होता है। अब इसमें आप मनी ऐड भी कर सकते हो और विथड्रॉ भी कर सकते हो। दो देयर आर लिमिट्स ऑन हाउ ऑफन द डिपॉजिटर कैन विथड्रॉ ईच मंथ। लेकिन कभी कभी लिमिट्स होती है कि पर डे आप कितना निकाल सकते हो अकाउंट से पैसा, ऐसा नहीं अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, लिमिट्स एक डिसाइड की जाती है। ये होता है सेविंग अकाउंट। ओके, नाउ करेंट अकाउंट क्या होता है? दूसरा, पहला टाइप हो गया सेविंग अकाउंट, दूसरा हो गया करेंट अकाउंट, और तीसरा हो गया एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, सो करेंट अकाउंट क्या होता है? ये अधिकतर बिजनेस या ट्रेडर्स जो होते हैं, बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, वो लोग ये अकाउंट को यूज करते हैं मेक और रिसीव पेमेंट करने के लिए। इट डजंट अर्न इंटरेस्ट, इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता, लेकिन जनरली देयर आर नो लिमिट्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स मनी कैन बी डिपॉजिटेड और विथड्रॉन। लेकिन क्योंकि बिजनेसेस वगैरह ये काउंट करते हैं तो उनके तो बहुत ज्यादा पैसे ट्रांजेक्शन होंगे, तो सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है। बैंक करंट अकाउंट में लिमिट्स नहीं होती कि आप कितना पैसा उसमें डाल सकते हैं या कितना ड्रॉ कर सकते हैं, जनरली ऐसा होता है। ठीक है, नाउ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? इसमें वन टाइम डिपॉजिट करना होता है कुछ एक फिक्स पीरियड के लिए। मान लो मैंने 50,000 रुपए लिए और वहां बैंक में जाके 3 साल या 5 साल के लिए लिमिट होती है, तो उसमें आप जाके सेव कर दो। आफ्टर दैट टाइम 3 साल या 5 साल से पहले आप उसको निकाल नहीं सकते। अगर आप निकालते हो तो जो उसके बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप जो जितने टाइम के लिए आपने किया है 3 साल या 5 साल के लिए, तो आफ्टर दैट टाइम द बैंक रिटर्न्स द ओरिजिनल अमाउंट। उसके बाद बैंक आपको ये 50,000 तो रिटर्न करेगी ही करेगी, प्लस इंटरेस्ट, उसके साथ आपको ब्याज भी मिलता है, विच इज यूजुअली हायर देन व्हाट अ सेविंग अकाउंट ऑफर्स। ये जो सेविंग अकाउंट में जो ब्याज आपको मिलता है पैसा रखने पर, उससे ज्यादा ब्याज यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में मिलता है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब आगे देखते हैं। तो ये हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट देख लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ था, इसी को आगे कंटिन्यू रीड करेंगे कि बैंक एक्सेप्ट्स एंड होल्ड्स मनी डिपॉजिट। बैंक जो है एक्सेप्ट करती है, होल्ड करती है मनी को, जो लोग डिपॉजिट करते हैं, पीपल पुट इनटू द बैंक, जो लोग जो है बैंक में ले जाके रखते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट में। नाउ दे नॉट ओनली कीप इट सेफ फॉर अस, बैंक सिर्फ पैसे को हमारे लिए सेफ नहीं रखती बल्कि लेंड भी करती है, मतलब लोगों को देती भी है, बिजनेसेस को और दूसरे लोगों को। इन रिटर्न, बदले में बैंक गिव अस मनी। अब हमने बैंक अकाउंट में पैसा रखा तो बैंक हमें क्या देती है? एक्स्ट्रा मनी देती है ऑन अ रेगुलर पीरियड, कुछ एक इंटरवल पे। मान लो क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब हर 3-3 महीने पे, या मंथली हर महीने पे, या एनुअली, एनुअली मतलब हर एक साल पे कुछ ब्याज देती है। तो ये जो पैसा हमें एक्स्ट्रा मनी मिल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज कहते हैं, विच हेल्प्स द अमाउंट ऑफ आर मनी सेव्ड टू ग्रो ओवर टाइम। तो ये क्या हेल्प करती है? इंटरेस्ट हमारे पैसे को ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं समय के साथ साथ। थ्रू दिस बैंक एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू सेव। इससे बैंक क्या मोटिवेट कर रहे हैं? इंडिविजुअल्स को क्या एनकरेज करते हैं कि आपको पैसा बचाना चाहिए, जिससे कि आपको समय के साथ साथ आपका पैसा धीरे धीरे बढ़े, है ना। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इट इज अमाउंट चार्ज फॉर बोरोइंग मनी और द अमाउंट गेन बाय लैंडिंग मनी, विच इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। परसेंटेज के फॉर्म में रहता है कि आप इतना पैसा डिपॉजिट करोगे तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट मिलेगा, या आप इतना पैसा लोन लोगे तो यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट करोगे तो भी आपको मिलता है, और लोन लोगे, बैंक जब लोन देती है तो वो भी चार्ज करती है कि आपको 7% ब्याज लगेगा, 8% ब्याज लगेगा, है ना, इंटरेस्ट लगेगा। और क्वार्टरली मतलब कि 4 times अ ईयर एट द एंड ऑफ एवरी 3 months, मतलब हर 3 साल में आपको मिल रहा है। ठीक है, मतलब साल में 12 महीने, तो इसको 4 से, क्वार्टर मतलब 4th पार्ट, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3 months, मतलब हर तीसरे महीने में ब्याज मिल रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ योर सेविंग वुड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इफ यू सेव फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैसे आप लंबे समय तक पैसा रखते हैं तो वो इंक्रीज होता है बैंक में, वो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। इमेजिन यू गेट 1000 ऑन योर बर्थडे फ्रॉम योर मदर। मान लो आपको 1000 रुपए मिले, आपकी मम्मी ने दिए आपके बर्थडे पे। यू टेक इट टू अ बैंक एंड डिपोजिट इट इन योर अकाउंट। आपने उसे बैंक जाकर और डिपॉजिट कर दिया। द बैंक पेज 6% इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट ईच ईयर इफ यू डोंट विड्रॉ इट। अगर आपने ये 1000 जमा कर दिया और उसको आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, तो हर साल ईच ईयर बैंक उसमें 6% आपको ब्याज देती है। तो ये 1000 रुपए तो आपका सेफ रहेगा ही रहेगा, प्लस हर साल इस 1000 रुपए का 6% बढ़ जाएगा।
6% मतलब 6 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करोगे तो 20 से 20 कैंसिल, 6 10 से 60, यानी 60 रुपीज और आपके बढ़ गए। तो अगले साल वो कितना हो जाएगा, 1060 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो ओरिजिनल अमाउंट रहेगा ही रहेगा एंड ऑफ द ईयर, और एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, 1 ईयर प्लस इंटरेस्ट। सो इफ यू डोंट स्पेंड दिस मनी नेक्स्ट ईयर एज वेल। अब मान लो अब आपके अकाउंट में हो गए 1060 रुपए, इसको भी आपने खर्च नहीं किया, तो फिर आपको जो ब्याज मिलेगा वो 1060 पे मिलेगा, 1000 पे नहीं। मतलब पहले आपने 1000 जमा किए, उसमें 60 रुपए जुड़ गए, तो आपके हो गए 1060 रुपए। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपको जो बैंक की 6% ब्याज देगी ना, वो ये 1000 पे नहीं देगी, 1060 आपका पैसा रहेगा और 1060 का 6% आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 63.60 रुपीज आपको 60 रुपीज आपको ब्याज मिलेगा। तो अब आपका टोटल कितना हो जाएगा, 1060 प्लस 63.60। तो टोटल अब आपके बैंक में हो गए 1123.60। ओके, सो इस तरीके से बैंक जो है आपको ब्याज पे करती है। सो यू अर्न एन इंटरेस्ट नॉट जस्ट ऑन द ओरिजिनल अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपने 1000 रुपए जो जमा किए थे उसी के 60 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं, बल्कि जो ब्याज आपका जुड़ गया है, जैसे 1060 हो गया था, तो अब ब्याज का भी आपको ब्याज मिल रहा है ना, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिल रहा है। बट ऑन द अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अर्न इन प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल भी जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया उसके ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। एज यू कैन सी द इंटरेस्ट अर्न इन सब्सिक्वेंट ईयर्स इंक्रीजेस फ्रॉम 60 इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल ब्याज क्या था, 60, दूसरे साल कितना हो गया, 63.60 इन द सेकेंड ईयर, एंड सो ऑन। ऐसे ही ब्याज बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे। दिस प्रोसेस ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस इंटरेस्ट, यही अगर आप सिंपल देखो, दो तरीके के ब्याज होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट किसे कहा जाता है, जैसे आपने 1000 रुपए जमा किए थे, वो नेक्स्ट ईयर हो गए 1060 रुपए। ठीक है, अब इसी 1000 का ब्याज मिलेगा तो वो होगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन ब्याज इसमें जोड़ दिया हमने और फिर इसका ब्याज मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ओके, जैसे 1060 है, अब अगले साल कितना मिला, 60.63, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो 63 ऐसे ही रहेगा, 0 6 6 12 11 1120.63 है, ये रहा ना, 1123 है, सॉरी 63.60 मिला था, है ना। एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। यस, वन ये वाला मिल गया था, जैसे 63.60, ये नेक्स्ट ईयर का था, तो ये भी अब जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 3 12 1 1123.60 आ गया। तो नेक्स्ट ईयर अब इसका ब्याज मिलेगा 6%, है ना, ये आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका 1123.60 का 6% आपको ब्याज मिलेगा। तो जब ब्याज जुड़ के उसका ब्याज मिलता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंड होता जा रहा है आपका ब्याज। इफ यू कंटिन्यू सेविंग फॉर 12 ईयर्स, ऐसे आप अगर 1000 का जो आपने जमा किया था वो 12 साल तक पैसा रह गया, तो योर मनी विल ग्रो टू 2012 रुपीज .20, मतलब 1000 रुपए 12 साल बाद आपका लगभग डबल हो जाएगा। दिस हाईलाइट्स हाउ कंपाउंडिंग इज अ पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स यू योर मनी ग्रो एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। तो इससे आपको क्या दिखता है, ये एक पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जिसमें आपका पैसा देखो डबल हो गया लगभग 12 साल में, है ना। तो इससे आपका मनी जो है ग्रो होता है एक्सपोनेंशियली। सो आई होप इट इज क्लियर कि कंपाउंडिंग क्या होता है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। यहाँ पर एक मैजिक कंपाउंडिंग है, कितना बड़ा एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे एक वर्ड आया था, पहले वो देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है, एक होता है सिंपल ग्रोथ कि हर साल 6 रुपए बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, डबल हो रहा है पैसा, है ना। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर कंपाउंडिंग का क्या मैजिक होता है। एक स्टोरी दी गई है, किंग एंड अ सेज, सेज यानी साधु, इसके ऊपर एक कहानी है, चलिए इसको रीड कर लेते हैं। सो सबसे पहले यहाँ दिया है, अ किंग फ्रॉम अम्बालापुजा केरला नोन फॉर हिज लव फॉर चेस। एक राजा थे जो चेस खेलने के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, उनको चेस से बहुत ज्यादा प्यार था। वो केरला की एक जगह अम्बालापुजा से थे, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी फॉर दैट। वंस चैलेंज्ड अ विजिटिंग सेज टू अ गेम, एक बार इस राजा ने क्या किया, एक साधु आया, है ना, एक साधु आया तो उसने क्या कहा, उस संत को चैलेंज किया, मतलब चुनौती दी कि आप मेरे साथ आके गेम खेलो। द किंग ऑफर्ड एनी रिवॉर्ड टू द सेज इफ ही डिफीटेड हिम। फिर उसके बाद राजा ने कहा कि अगर संत जीत जाते हैं, साधु जीत जाते हैं, तो उन्हें कोई इनाम भी देगा। नाउ हाउएवर द सेज आस्क्ड फॉर अ सिंपल रिवॉर्ड, सेज ने क्या कहा, मैं इनाम में बहुत सिंपल चीज चाहता हूं। तो फिर क्या बताया, क्या इनाम चाहिए राजा सेज को यानी साधु को, 1 grain of rice on the first square of the chessboard
2 on the second, 4 on the third, doubling each time for all 64 squares. तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है वो आप बताया गया है. जैसे यहाँ पे चेस है ना, तो चेस में इस तरीके से बॉक्सेस बने होते हैं. ठीक है, तो अब वो कह रहा है पहले वाले बॉक्स में 1 चावल का दाना, दूसरे में 2 चावल का दाना, तीसरे में ऐसे उसने कहा कि हर बार डबल होता जाएगा. 3 ने यहाँ पे 4. ठीक है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल यहाँ पे कितने दाने हो जाएंगे 8. ठीक है, इस तरीके से. और फिर नेक्स्ट में 16. सो द किंग वाज सरप्राइज एट सी स्मॉल डिमांड एंड अग्रीड. तो राजा ने सोचा ये तो कितनी छोटी सी डिमांड है, और राजा ने कहा ठीक है, राजा अग्री कर गया. बट ही लॉस्ट द गेम टू द सेज एंड आस्क्ड हिज कोर्टियर्स टू प्लेस द राइस ग्रेन्स ऑन ईच स्क्वायर ऑफ चेस बोर्ड एज प्रॉमिस्ड. फिर वो गेम में हार गया राजा. अब साधु ने जो कहा था उसको मानना था, तो उसने अपने दरबारियों को कहा ठीक है, चेस बोर्ड पे जैसा साधु ने कहा है वैसे चावल के दाने रख दो. तो 8th स्क्वायर हैज 128 ग्रेन. 8वें स्क्वायर पे कितने दाने हो गए, मतलब ये 4 हो गए, 5 6 7 8. 8वें वाले पे 128 ग्रेन्स हो गए चावल के, विच वॉज लास्ट स्क्वायर ऑफ द टॉप रो. मतलब एक रो में 8 होते हैं ऐसे, है ना, लाइन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. इस तरीके से होते हैं बॉक्सेस. ठीक है, तो पहले में कितने थे 8 बॉक्स थे, तो यहां पे आते आते 128 चावल के दाने हो गए. द 9th स्क्वायर हैड 256 ग्रेन्स. यहां पर 128 का डबल हुआ होगा तो 256 हो गए, और 256 का डबल 10th पे 512, 11th पे 1024 एंड सो ऑन. ऐसे चावल के दाने बढ़ते जा रहे थे, डबल डबल हो रहे थे. नाउ बट एज द ग्रेन्स केप्ट डबलिंग द टोटल ग्रू सिग्निफिकेंटली. अब जब टोटल फाइनल वाले बॉक्स पे पहुंचे, ऐसे रखते 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 तो चावल के दाने बहुत ढेर में हो गए. बाय द 16th स्क्वायर, जब 16वां स्क्वायर आया तो 32,768 ग्रेन्स हो गए. बाय द 32nd स्क्वायर, जब 32वें पे आए तो 210 करोड़ चावल के दाने हो गए. द किंग रियलाइज हाउ पावरफुल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी. तो राजा को पता चला, देखो इस तरीके से 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर उसका डबल रखा होगा 4, ऐसे है ना, बढ़ते चले गए. तो तब राजा को पता चला अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितनी पावरफुल होती है, बट ओनली आफ्टर पेइंग अ हैवी प्राइस. इतना प्राइस देने के बाद पता चला. दिस स्टोरी शोज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स एंड हाउ स्मॉल अमाउंट्स कैन ग्रो इनटू लार्ज सम ओवर टाइम. तो इससे हमें ये पता चलता है कैसे एक छोटा सा अमाउंट भी अगर ओवर द टाइम ज्यादा समय के लिए छोड़ा जाए तो कितना बड़ा हो सकता है. ओके, नाउ आगे देखते हैं. थिंक अबाउट इट. 2 क्वेश्चन है. हाउ डज वन ट्रैक सो मेनी ट्रांजेक्शंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल. कैसे कोई इतना ट्रैक रख सकता है कि कितने आपने ट्रांजेक्शन किए, कितनी बार पैसे निकाले, कितनी बार रखे. बैंक प्रोवाइड्स अ डायरी लाइक डॉक्यूमेंट कॉल्ड पासबुक. तो इसीलिए बैंक क्या करती है, एक पासबुक देती है हर अकाउंट होल्डर को, जिसमें रिकॉर्ड रखा जाता है ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ट्रांजेक्शन. उसमें एंट्री होती है कि आपने कितने पैसे जमा कराए, कितने विड्रॉ किए. इससे अपडेट कराना होता है रेगुलरली एट द बैंक. ठीक है, नाउ लुक एट द पासबुक इन फिगर 8.7. आगे पासबुक दिया गया है, इसमें एक्सपेंसेस जो है, खर्चे जो हुए हैं बैंक से निकाले हैं, वो डेबिट साइड में लिखा होगा, और जो बैंक में पैसा जमा किया है उसे इनकम यानी क्रेडिट साइड में लिखा जाता है. व्हाई इज कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट, डिस्कस इन क्लास. तो जो हम रिकॉर्ड रखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, वो क्यों जरूरी है ये आपको डिस्कस करना है. देखो कितना सिंपल है. डेबिट मतलब पहले तो ये समझ लेते हैं, टेकिंग मनी आउट ऑफ एन अकाउंट. अकाउंट से जब पैसा निकाल रहे हो तो माइनस होगा डेबिट. ठीक है, और जब पैसा आप रिसीव कर रहे हो इन अकाउंट, मतलब बैंक में जमा हो रहे हैं आपके पैसे, तो क्रेडिट. ठीक है, प्लस हो जाएगा. नाउ यहाँ पर कितना सिंपल है कि अगर हम नहीं रखेंगे ये रिपोर्ट, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अगर ना रखें तो हमें पता ही नहीं चलेगा. जैसे रीमा के केस में था, अगर वो ऐसे ही ले लेती लोन, है ना, तो नवदीप तो कल को कह सकता था कि मैंने तो तुम्हें कहा था इतना पैसा रिटर्न करने को, इतना ब्याज देने को. तो लिखित कुछ हो, ट्रांजैक्शन हो, पैसे दिए हैं कि नहीं दिए, तो प्रूफ रहेगा. मैंने आपको कहा था ना, रीमा कह दे कि तुमने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं थे, तो कौन से पैसे मांग रहे हो. तो ये रिकॉर्ड रहता है कि ये देखो ट्रांजैक्शन है, मैंने तुम्हारे अकाउंट में सेंड किए थे, ना. तो ये भी एक हेल्प करता है. तो इसके आंसर्स देख लेते हैं किस तरीके से आप लिखोगे. सिंपल आंसर से आपको खुद से क्रिएट करने हैं. सो हाउ डज वन ट्रैक सो मेनी ट्रांजेक्शन ऑफ डिपोजिट एंड विड्रॉल. सो बैंक पासबुक देती है जिसमें सारे डेटा को रिकॉर्ड
रिकॉर्ड किया जाता है, विड्रॉल्स को, फिर अदर बैंक ट्रांजेक्शन को, इसे अपडेट कराया जाता है रेगुलर बेसिस पे बैंक में। देन व्हाई इज कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज इंपॉर्टेंट? तो ये इसलिए जरूरी है बिकॉज इट हेल्प्स पीपल ट्रैक, इससे हम ट्रैक कर सकते हैं अपने इनकम को, एक्सपेंसेस को, मिस्टेक्स अगर कोई हो रही तो उसको अवॉइड कर सकते हैं, फ्रॉड नहीं होते इससे, एंड मैनेज मनी प्रॉपरली, और मनी को अच्छे से हम प्रॉपर वे में मैनेज भी कर सकते हैं। हमें पता रहता है हमारा कितना पैसा बचा है, कितना नहीं बचा है, राइट। अब आगे देखते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां लिखा है डेबिट साइड, मतलब इतना खर्चा हुआ है, ये क्रेडिट साइड, इतना क्रेडिट हुआ है, और एंड बैलेंस इतना बचा हुआ है। तो ये टोटल आपको देते रहते हैं ना। सो एंट्रीज इन पासबुक, इस तरीके से एंट्रीज होती है कि इस डेट को इतना ट्रांजेक्शन हुआ, रेंट पे हुआ, सिनेमा देखने गए वहां आपने पे किया, कॉफी हाउस गए, तो ऐसे डिटेलिंग रहती है ना। ऑफर लोन्स और क्रेडिट, तो पहला हमने बैंक के हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा बैंक का, कि बैंक जो है वहां पे हम डिपोजिट कर सकते हैं, होल्ड डिपॉजिट, ये पहला फंक्शन था, है ना, जिसमें हमने देखा बैंक के 3 अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। अब बैंक का हम सेकंड फंक्शन देख रहे हैं, इसमें हम क्या देखेंगे कि बैंक कैसे जो पैसे हैं उसको लोन के फॉर्म में देती है या क्रेडिट करती है, क्रेडिट के फॉर्म में लोगों को देती है। तो इसको आप आगे रीड कर लेते हैं। सो बैंक्स लैंड मनी टू बोरोवर्स यानी जो उधार लेने वाले उनको लैंड करती है, उधार देती है, एज लोन के फॉर्म में। लोन क्या होता है? ऐसा अमाउंट बोरो किया जाए जो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, विद ऑब्लिगेशन टू रीपे इट विद इंटरेस्ट एट अ लेटर टाइम। इस ऑब्लिगेशन के साथ, इस बातचीत के साथ कि इतने समय के बाद इतना ब्याज के साथ आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, उसे कहा जाता है लोन। ठीक है, लोन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज सच एज बाइंग अ हाउस और व्हीकल, फंडिंग एजुकेशन एटसेट्रा। तो किसी कारण से हम लोन लेते हैं, जैसे घर खरीदा या कोई गाड़ी खरीदी या एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, राइट। सो बिजनेसेस जो होते हैं वो बोरो करते हैं मनी फॉर परचेजिंग न्यू मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, कि कोई नई मशीन खरीदनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है। रॉ मटेरियल मतलब जिससे कोई सामान बनाया जा रहा है, मान लो कि शर्ट बन रही है तो उसके लिए कॉटन चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल हो गया, तो वो खरीदना है। या ट्रांसपोर्ट करना है, शर्ट बन गई, उसको जहां फैक्ट्री है वहां से मार्केट तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा है, या नए जो प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं मार्केट्स में, तो इन सब पे जो खर्चा है, या अमंग अदर पर्पसेस, तो इसके लिए बिजनेस क्या है, बोरो करते हैं पैसा बैंक से। Now, just as banks pay interest on savings to depositors, they charge interest from borrowers on the loans they provide. जैसे हम अगर पैसे सेव करते हैं, अभी हमने एग्जांपल देखा था, तो उसमें बैंक हमें ब्याज दे रही है, वैसे ही बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, किससे? बोरोवर से, जो पैसा ले गए हैं बैंक से। और कुछ समय के बाद, आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड, द बोरोवर्स रीपे द लोन अमाउंट। कुछ समय के बाद बोरोवर्स क्या करते हैं, वो पैसा जाके बैंक में दे देते हैं वापस से, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, ब्याज के साथ साथ वो पैसा भी रिटर्न कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके से लोन वाला जो पार्ट है बैंक जो है ऑफर करती है। नाउ आगे यहाँ पे ये वाला टॉपिक हो गया हमारा। ओके, चलिए अब आगे क्या दिया है इसमें पढ़ लेते हैं। डोंट मिस आउट, बैंक्स पे लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग डिपॉजिट। जैसे हमने देखा कि हमने 1000 रुपए आपके बर्थडे पे मिले थे, बर्थडे पे मम्मी ने दिए थे, तो आपको 6% ब्याज मिल रहा है ना, ऐसे लिखते हैं 6%। नाउ अब बैंक जो सेविंग पे, आपकी सेविंग पे पैसे देती है, वो कम देती है, 6% पे ही दे रही है। मतलब आपने सेव किया 1000 रुपए, तो साल में आपको 6% ब्याज उसका मिल रहा है। लेकिन जब बैंक लोन देती है किसी को, तो हायर इंटरेस्ट। अब ये 1000 रुपया मान लो किसी को जरूरत है, उस बैंक ने लोन के फॉर्म में दिया, तो 6% ब्याज नहीं लेगी, फिर बैंक क्या कमाएगी? 6% तो उसे आपको ही पे करना है। तो यहाँ पर मान लो कि 10%, 20%, 17%, 12%, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से पैसे ले रहे हैं। तो वो जैसे 10% पे दिया, तो आपको कितना बैंक दे रही है? 6%। और बैंक को कितना मिल रहा है? 10%। यानी बैंक का प्रॉफिट कितने का हो गया? 4% बैंक कमा रही है। ओके, तो ये जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट रेट में, इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक। इसी से बैंक को आमदनी होती है। तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझाया गया है। मान लो आनंद ने डिपॉजिट किए 200 रुपए अपने बैंक अकाउंट में, तो बैंक ने इंटरेस्ट कितना दिया? 2% उस सेविंग पे, कि 200 जमा कर रहे हो, आपको 2% ब्याज मिलेगा। बैंक ने ये 200 रुपए लिए और श्रेया को दे दिया, उसे लोन चाहिए था, तो बैंक ने लैंड कर दिया। और श्रेया को क्या बोला बैंक ने? हम आपसे 5% ब्याज लेंगे। ठीक है, तो श्रेया ने रीपे किया अमाउंट ऑफ 10 रुपीज। तो श्रेया कितने रुपए वापस कर रही है? 10 रुपए ब्याज के और 200 रुपए लोन के। मतलब 200 रुपए श्रेया को लोन लिया था, तो श्रेया ने इसका 5% वो ब्याज देगी, तो 200 का 5% ऐसे निकालते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 रुपए एक्स्ट्रा देगी श्रेया बैंक को। तो 200 तो थे ही, प्लस 10,
है ना। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि इंटरेस्ट रेट के साथ साथ वो जो अमाउंट है वो 10 रुपए पे करेगी, तो टोटल श्रेया कितना देगी, 210 रुपए, है ना। अब द बैंक पेज 4 रुपीज टू आनंद, आनंद ने कितना जमा किया था, 200 रुपए, कितना ब्याज देना है बैंक को, 2%, तो इसका 2% निकालो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 टू जा 4, बैंक को 4 रुपीज ही आनंद को वापस करने हैं, मतलब 200 रुपए प्लस 4, है ना, तो 204 ही देने हैं, लेकिन बैंक के पास आए कितने, 210, तो इसमें बैंक को प्रॉफिट कितना होगा, 204 और 210 यानी कि 6 रुपए, 10 में से 4, 10 रुपए बैंक ने कमाए थे, उसमें से 4 रुपए दे दिए, तो 10 माइनस 6 करो या 10 माइनस 4 करो, यानी कि 6 रुपए बैंक ने कमाए। सो इंटरेस्ट एंड अर्न्स ₹6, है ना, बैंक 6 रुपए कमाएगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बैंक्स हैव रिजर्व मनी एंड डू नॉट लैंड ऑल द डिपॉजिट एज लोन्स टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। अब ऐसा नहीं है कि आनंद ने 200 रुपए जमा किए तो बैंक जाके 200 रुपए आनंद के जो भी है पूरे के पूरे लोन में दे देगी किसी को, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स हैं, है ना। अब मान लो किसी ने 200 जमा किए, किसी ने 1000 रुपए जमा किए, किसी ने 300 जमा किए, किसी ने 10,000 जमा किए, अगर बैंक सबके पैसे उठा के किसी को लोन में दे देगी, ठीक, अब बैंक का तो लोन चला गया, अब लोन कब तक चुकेगा, कब लोग पैसे देने आएंगे, तो उसमें क्या होगा, मान लो किसी ने 200 दिए हैं, किसी ने 1000 दिए, अब बैंक ने ये 1200 के 1200 किसी को लोन में दे दिए, मान लो ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब ये 200 वाला बैंक के पास पहुंच गया, अरे मुझे पैसे रिटर्न चाहिए, मतलब विड्रॉ करना है 200 रुपए, तो बैंक तो सारा दे चुकी है, बैंक खाली हो गई, तो ये 200 रुपए बैंक कहाँ से रिटर्न करेगी, बैंक के पास तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए बैंक कुछ पैसा क्या करती है, रिजर्व करती है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करती है कि बैंक के पास अगर इतना पैसा है तो उसका कितना शेयर जो है बैंक अपने पास रखेगी और कितना जो है वो लैंड कर सकती है या दे सकती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं रिजर्व मनी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस मैम वी आर गेटिंग इट, समझ आ रहा है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपको नहीं आए तो आगे इकोनॉमिक्स में और ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करिए यस वी आर गेटिंग, टाइम स्टैम्प के साथ करिएगा, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ तक अभी रुके हुए हैं। नाउ आगे देखते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बैंक्स हैव रिजर्व मनी एंड डू नॉट लैंड ऑल डिपोजिट, सारे डिपोजिट को वो लैंड नहीं कर देती एज अ लोन टू इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस। नाउ अब आगे देखते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे डिपोजिटर्स गया, उसने 200 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, अब बोरोवर ने 200 रुपए लोन ले लिए, ठीक है, वही जो हमने एग्जांपल देखा था उसको समझाया है। सो जैसे 200 का 2% मिला था आनंद को, तो 200 का 2% 4 रुपए, तो यानी 204 रुपए आनंद को मिले, और बोरोवर ने, यहाँ पर श्रेया ने 5% पे किया लोन, तो 210 रुपए मिले, तो बैंक को इसमें 210, है ना, ये वाला माइनस 204 यानी 6 रुपए का प्रॉफिट जो है वो बैंक को हुआ। यही बैंक ऐसे ही मनी अर्न करता है। नाउ हाउ द जनधन योजना रिवोल्यूशनाइज्ड बैंकिंग इन इंडिया, जनधन योजना ने किस तरीके से चेंजेस कर दिए, रिवोल्यूशन मतलब एकदम से क्रांति ला दी बैंकिंग के सेक्टर में। सो 2014 से पहले ओनली 15 करोड़ इंडियंस हैड बैंक अकाउंट, सिर्फ 15 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट था, और मोस्टली वो लोग कैश पे रिलाय करते थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने जो 2014 में आई, उनका एम था गिव एवरी इंडियन स्पेशली लो इनकम अर्नर्स एक्सेस टू बैंक अकाउंट, कि जो कम आमदनी कमाते हैं मेनली, है ना, वैसे तो पूरी जनसंख्या को, कि सबके पास एक अकाउंट हो, और मेनली उनका जो मोटिव था वो जो लो इनकम अर्नर है उनके पास एक बैंक अकाउंट हो विदाउट रिक्वायरिंग अ मिनिमम बैलेंस और फीस। मैंने आपको शुरू में बताया कि बैंक से जोड़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना पड़ता है ना, बैंक अकाउंट होल्डर हमें बनना पड़ता है। अब वहां पे मैंने ये भी पॉइंट बोला था कि मिनिमम बैलेंस आपको रखना होता है, मेंटेन करना होता है, लेकिन जनधन योजना में क्या हुआ, आपका 0 बैलेंस अकाउंट खुला, मतलब आप कुछ भी पैसा मत रखिए बैंक में, आपको एक अकाउंट मिल जाएगा जिसमें आप सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो लिखा है विदाउट मिनिमम बैलेंस और फीस, मतलब जब आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो आपको मिनिमम एक पैसा सेव करके उसमें रखना होता है, नहीं तो बैंक चार्जेस काटती है। मान लो 1000 रुपए है, 10,000 रुपए है, तो इतना उसमें बैलेंस रखना होगा। ओके, लेकिन जब गरीब है कोई, जिसके पास खाने को डेली का वो जमा कर रहा है, तो 1000 रुपए भी बैंक में कहाँ से रखेगा, मान लो मिनिमम 1000 रुपए है, तो इसीलिए 0 बैलेंस से अकाउंट खुला, ठीक है, कोई भी मिनिमम अकाउंट या फीस या बैलेंस आपको पे नहीं करना है। सिंस देन, तब से 50 करोड़ अकाउंट्स हैव बीन ओपन, 50 करोड़ अकाउंट्स खुल गए हैं, मेनली बाय विमेन, ज्यादातर
लेडीज के। नाउ बैंकिंग सर्विसेज आर यूज्ड बाय पीपल फॉर ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अब हर कदम पे बैंकिंग सर्विसेज जो यूज हो रही हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे कि एग्जांपल दिया है, फार्मर्स किसान जो है अब मनी को बोरो कर रहे हैं, ले रहे हैं तो स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, की नया बिजनेस स्टार्ट करें, या अपने जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, खेती के काम है, उनको एक्सपैंड करें। वर्कर्स जो है रिसीव कर रहे हैं अपनी वेजेस, जो उनकी दिहाड़ी है, मजदूरी है, वो किसमें, डायरेक्टली उनटू देयर बैंक अकाउंट। स्टूडेंट्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको जो स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती हैं एकेडमिकली, वो उनके अकाउंट्स में आ रही है ना, इंस्टीट्यूशन से। सच डायरेक्ट ट्रांसफर्स हैव रिड्यूस मिडिल मैन। पहले आपको पता नहीं होगा, आप लोग छोटे हैं, जैसे गांव में क्या होता है, आप पैसे निकलवाने जा रहे हैं बैंक से, या पैसे कोई और मिडिल मैन है बीच में देना लेना करने वाला, तो वहीं पर हम बोलते करप्शन होता था। कुछ पैसे कम दे दिए, कुछ पैसे ज्यादा दे दिए, है ना। मान लो कि सरकार ने डिसाइड किया कि 700 रुपए एक दिन का बनेगा किसी भी जॉब में, है ना, गवर्नमेंट को, या मान लो सरकारी कोई भी काम है। अब जो मिडिल मैन है वो कैश में पेमेंट होती थी, तो 700 का हो सकता है, गरीब है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा, तो उसको 600 देता हो, कुछ पैसे रख लेता हो, है ना। तो ये करप्शन को हटाने के लिए अब बैंक है, तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, ये 700 रुपए डायरेक्टली बैंक में आ जाएंगे, तो इससे करप्शन भी कम हुआ, है ना। मिडिल मैन का रोल कम हुआ, और इंश्योर द टाइमली डिसबर्समेंट ऑफ फंड। अब मान लो ये जो मिडिल मैन था, पहले ये 700 रुपए किसान को देने या किसी को देने हैं जो उनकी मजदूरी है, अब ये मिडिल मैन मान लो छुट्टी पे कहीं चला गया है ही नहीं, तो ये इनको सैलरी तो देर मिलेगी, लेकिन बैंक में ट्रांसफर होना है तो जिस डेट को होना है उसी डेट को होना है, तो इसमें डिले भी नहीं हो रहा, टाइमली डिसबर्समेंट हो रहा है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे जनधन योजना ने हेल्प की। नाउ नेक्स्ट है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होता है, एक तो होते हैं बैंक जो पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही सिर्फ बैंक से ही हम पैसा लेना देना नहीं कर सकते। एक होता है अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें बाकी के सारे ऐसे आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम बैंक्स, बैंक्स के अलावा पोस्ट ऑफिस जो है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, ये भी ऑफर करते हैं वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे इसमें सेविंग स्कीम्स होती हैं, जैसे नाम है सेविंग स्कीम के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एनएससी, किसान विकास पत्र अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है, देयर वास्ट नेटवर्क एंड प्रेजेंस इवन इन रिमोट लोकेशंस मेक देम अ पॉपुलर सेविंग ऑप्शंस। पोस्ट ऑफिस आपको छोटी से छोटी जगह पर देखने को मिल जाएंगे, रिमोट यानी दूर दराज के जो एरिया होते हैं वहां पे भी हमें मिल जाते हैं। तो इतना इनका जो प्रेजेंस है इतना वास्ट है, इतना फैला हुआ है, तो ये पॉपुलर सेविंग ऑप्शन बन जाता है, लोग इनको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं ना, और यहाँ पर सेविंग वगैरह आसानी से कर सकते हैं। दे ऑल्सो एग्जिस्ट अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट सपोर्ट स्पेसिफिक सेक्टर्स। अब ये हो गया पोस्ट ऑफिस के बारे में। ऐसे और भी अदर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कुछ सेक्टर्स को, स्पेसिफिक सेक्टर्स को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, ये क्या करती है, फंड करती है। देखो इंडस्ट्री आ गया, मतलब इंडस्ट्रीज जो बिजनेसेस होते हैं पावर और टेक्सटाइल के क्षेत्र, पावर के क्षेत्र में, टेक्सटाइल यानी जो कपड़े वगैरह बनते हैं, उन इंडस्ट्रीज को ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये IFCI हो गया। ऐसे ही एक और है बार्ड, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखो इसमें एग्रीकल्चर आ रहा है, तो किसको सपोर्ट करते होंगे, रूरल डेवलपमेंट। ये देखो रूरल भी है, रूरल यानी गांव देहात का जो एरिया उसको डेवलप करना। बाय फंडिंग बैंक्स, इनको बैंक्स बाय फंडिंग बैंक्स दैट गिव लोन्स फॉर फार्मिंग, फार्मिंग के लिए, खेती के लिए लोन देते हैं। विलेज इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती हैं अगरबत्ती बनाने की, पापड़ बनाने की, तो इनको फंड प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव देहात के एरिया में जो रूरल एरिया है वहां पर रोड्स, इरिगेशन, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था कराना, मतलब एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। विद न्यूमरस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट इज एसेंशियल टू हैव क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये कैसे काम करेंगे, इतने सारे हैं तो किसी, सबके लिए एक रूल होना चाहिए ना, नहीं तो सब अपनी मनमानी करेंगे। तो ऐसा रूल होना चाहिए विच एवरीवन फॉलोज, जो सब फॉलो करें। बट हु सेट्स दिस रूल, ये रूल बनाएगा कौन, कि आप कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन आपको ये रूल फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है, ये कौन डिसाइड करेगा। एक बैंक तो करेगा नहीं कि मैं मॉनिटर हूं, मैं बना देता हूं रूल, सारे बैंक्स को वो मानना है। ऐसा क्यों होगा, सारे बैंक्स क्यों तुम्हारी बात मानेंगे। तो कोई एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो रूल बनाए और सभी लोग माने। तो बैंकों में जो सबसे बड़ा बैंक है उसे कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का भी बैंक है, बैंकर्स टू बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी फुल फॉर्म RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज द बैंक, ये ऐसी बैंक है जो सुपरवाइज
सुपरवाइज करती है, मॉनिटरिंग करती है, देखती है इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडिया सेंट्रल बैंक, इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। कंट्रीज हैव सेंट्रल बैंक्स विच सुपरवाइज एंड मैनेज पॉलिसीज रिलेटेड टू देयर बैंकिंग सिस्टम। उस कंट्री में, जिस कंट्री का ये सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, तो ये जो सेंट्रल बैंक होते हैं ये क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, मतलब देखते हैं कामकाज या पॉलिसीज मैनेज करते हैं किसके, उस देश की जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी। तो हमारे यहाँ पर कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुई, 1935 में, एंड परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक की तरह फंक्शन करती है। जब हमारा देश आजाद हुआ, आरबीआई वाज ट्रांसफर्ड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई पहले ब्रिटिशर्स ने बनाई थी जो हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, बाद में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया एंड हैज बीन फंक्शनिंग एज द बैंकर ऑफ बैंक्स, द सेंट्रल बैंक सिंस 1949। और तब से 1949 से, देखो 1947 में देश आजाद हुआ है तो इससे कंफ्यूज मत होना डेट से, 1949 से सेंट्रल बैंक की तरह एक्ट कर रही है। ये मेंटेन करती है अकाउंट्स ऑफ अदर बैंक्स एंड फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ फंड्स बिटवीन देम, है ना, कि जो फंड का एक्सचेंज हो रहा है उनको मेंटेन करना। इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। अब जैसे बैंक से नॉर्मल आदमी लोन नहीं ले जा रहे हैं, बैंक को कभी पैसे की जरूरत हुई तो कहाँ जाएगा, तो जो लोन बैंक्स लेती है वो आरबीआई से लेती है। आरबीआई बैंकों का बैंक है, या बैंक्स एंड द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए तो वो आरबीआई के पास ही जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीआई जो है हमारे यहाँ की सेंट्रल बैंक है, 1949 से स्टार्ट हुई है। लेकिन कोई बोलेगा कि आरबीआई बनी कब थी, तो 1949 नहीं, 1935 से बनी थी, ठीक है। नाउ आगे और दिया हुआ है आरबीआई के बारे में, चलिए रीड कर लेते हैं। सो आरबीआई सेट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमने कहा था ना कौन डिसाइड करेगा रूल्स रेगुलेशन, तो आरबीआई डिसाइड करती है, ओके। नाउ क्या है रूल्स है, जैसे प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंडियन करेंसीज लाइक बैंक नोट्स। जो हमारे नोट्स हैं 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, ये नोट ऐसा नहीं कि मैं घर में मशीन ले आऊंगी मैं प्रिंट करने लग जाऊंगी, नहीं, इसको प्रिंट करवाने का और डिस्ट्रीब्यूट पूरे देश में बैंकिंग में फैलाने का काम आरबीआई का होता है। और इंटरेस्ट रेट कौन सा बैंक कितना चार्ज करेगा उसका तय करना, फिक्स करना, वो भी आरबीआई का काम होता है। नहीं तो बैंक तो ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करने लगेगी, राइट। सो इंटरेस्टिंगली द एंट्रेंस ऑफ आरबीआई ऑफिस इन दिल्ली इज फ्लैंक्ड बाय द स्टैच्यू ऑफ यक्ष एंड यक्षी। ये देखो आरबीआई का ऑफिस है, यहाँ पर यक्ष और यक्ष का आप स्टैच्यू देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू का जो कहानियां वगैरह हैं प्राचीन, तो उसमें यक्ष जो हैं वो बिलोंग करते हैं टू क्लास ऑफ डेमी गॉड्स हु एक्ट एज गार्ड्स ऑफ ट्रेजर ऑफ कुबेर। कुबेर जो भगवान है उनके गार्ड के फॉर्म में इन्हें दिखाया गया हमारे माइथोलॉजीज में। एंड गॉड ऑफ वेल्थ की जो कुबेर हैं, मतलब पैसे के जो भगवान है ना, उनका ये गार्ड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैसे की ये बिल्डिंग है, पैसे से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, तो कुबेर वहां पर मेन गॉड के फॉर्म में, कुबेर के गार्ड के फॉर्म में यहाँ पर यक्ष है। आरबीआई कुड बी कंपेयर टू कुबेर, आरबीआई को यहाँ कुबेर से कंपेयर किया गया है विद इट्स सोल राइट्स ऑफ इशूइंग करेंसी बाय बीइंग अ बैंकर्स टू बैंक, है ना। तो ये एक सोल राइट्स है इसके पास, मतलब सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही करेंसी को इशू कर सकती है, बाकी कोई भी नहीं, है ना। तो ये बैंकर्स के, बैंकों के भी बैंक्स हैं, ओके। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बेस इंटरेस्ट रेट, है ना, बेस इंटरेस्ट रेट दैट आरबीआई फिक्सेस फॉर लैंडिंग मनी टू कमर्शियल बैंक। मतलब कमर्शियल बैंक जो है वो पैसा लैंड कर रही है तो कितने ब्याज पे वो लैंड कर सकती है, वो सारा बेस रेट कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करती है। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर समझा दिया था ऊपर। नाउ आगे दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट। इन एंशिएंट टाइम टेम्पल्स एक्टेड लाइक बैंक्स। पुराने समय में जो मंदिर हुआ करते थे वो बैंक की तरह एक्ट करते थे। ऑल्दो दे डिड नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट लाइक मॉडर्न बैंक्स, दे लेंट मनी टू आर्टिशियंस, मर्चेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन पहले अभी जैसा हो रहा है कि लोग जाके डिपॉजिट कर रहे हैं अपना पैसा बैंक में, वैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन ये जरूर होता था कि वो लेंड करते थे, पुराने जो टेम्पल्स होते थे वो उधार देते थे, कर्ज की तरह देते थे पैसे, किसको, आर्टिशियंस को, जो कलाकार वगैरह हैं, या व्यापारियों को जो मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, या जो लोकल वहां की गवर्नमेंट है फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कुछ बनाना है, कोई चीजें क्रिएट करनी है उसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन द टेम्पल्स एंड द कंसर्न पार्टी वर एच्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। इस तरीके के कॉपर प्लेट्स पे, जैसे अभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक में, आप कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो इस तरीके के कॉपर प्लेट्स पे डिटेल लिखी जाती थी कि किसने पैसा लिया, कितना पैसा लिया, राइट। दीज हैव सर्वाइव टू गिव अस ग्लिम्स ऑफ हाउ दे फंक्शन। ये अभी भी हैं कॉपर प्लेट्स, तो इनसे हमें ग्लिम्स मिलते हैं, एक झलक मिलती है कि किस तरीके से ये सर्विसेज जो है उस वक्त चला करती थी, है ना। ये पांड्या किंगडम के इंस्क्रिप्शन है, इन
इंस्क्रिप्शन क्या होता है? हार्ड सर्फेस पे, जैसे यहाँ हार्ड सर्फेस क्या है? कॉपर प्लेट, तो हार्ड सर्फेस पे खुदवाकर कुछ लिखाने को हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन. ओके, वन सच एग्जाम्पल इज एन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कोडम्बलूर इन तमिलनाडु डेटिंग बैक टू 13th century which refers to communities that borrowed money from the. यहाँ पर एक कम्युनिटी के बारे में बताया गया है जिन्होंने बोरो किया है मनी, है ना. तमिलनाडु का एक इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है. तो किस टेम्पल से इन लोगों ने बोरो किया है पैसा? तो ये नाम दिया हुआ है तिरुमुदुकुनरामुदैया नयनार. थोड़ा हो सकता है गलत मैं पढ़ रही हूँ. विद एन अग्रीमेंट टू पे इंटरेस्ट, कि ब्याज के साथ ये पैसा इंटरेस्ट किया जाएगा. तो ये कम्युनिटी है, उन्होंने ये पैसा लिया. कहाँ की कम्युनिटी है? कोदम्बलुरु, जो तमिलनाडु में. ओके, सो ये इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं. नाउ पेमेंट मोड्स एंड सिस्टम, किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्या क्या मोड्स हैं पेमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें. तो ये हम सेकंड पार्ट में देख लेंगे ना. वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है. सेकंड पार्ट में ये चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगी. इसकी क्वेश्चन आंसर वगैरह देख लेंगे और एग्जाम बेस्ड जो नोट्स वगैरह होता है उसके लिए थर्ड पार्ट बनेगा. ओके, सो विल मीट वेरी सून. टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड हाउ यू फाइंडिंग दीज वीडियोज, कैसा लग रहा है प्लीज लेट मी नो. ओके, सो विल मीट वेरी सून. टेक केयर, बाय.